एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस का। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो बुक है वहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ। यहाँ से पढ़ के आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्लियर नहीं होगा अच्छी तरीके से। तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। ये बुक की एग्जांपल है 3.61, जो आपको मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ऑन टू मशीन्स। सबसे पहले तो हमने देखना था मॉडल बनाने में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आउटपुट वेरिएबल्स क्या होंगे। तो हमारे पास उसने कहा है मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं टू प्रोडक्ट्स, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट वन को हम X1 कह देते हैं, प्रोडक्ट टू को हम X2 कह देते हैं। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी। देन हमने क्या करना, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वन requires 2 hours on machine 1 and 1 hours on machine 2। ठीक है। For product 2, one unit requires 1 hour on machine 1 and 3 hours on machine 2। अब हमने देखा नेक्स्ट जो हमने रीड किया है, तो दस इंफॉर्मेशन मिली। द रेवेन्यूज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 and 2 आर $30 and $20 रिस्पेक्टिवली। यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ है प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइजेशन करनी है, रेवेन्यू जनरेट कराना, तो रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट में। तो इस वजह से मतलब कि यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये 30x1 प्लस 20x2 हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। और उसके बाद उसने कहा दिया कि द टोटल डेली प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल फॉर ईच मशीन इज़ 8 आवर्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 आवर्स का टाइम अवेलेबल है मशीन 1 और मशीन 2 दोनों पे। तो कुछ बच्चों को यहाँ से देख के इंफॉर्मेशन अंदाज़ा हो जाता है कि वो मॉडल बना लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए मैंने यहाँ पे टेबल्स भी बना दिया। हमें पता लग गया था कि दो प्रोडक्ट्स एज आउटपुट आएंगी, तो हमने प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू को X1 X2 लेट कर लिया। ठीक है। देन हमने मशीन वन एंड मशीन टू कॉलम में लिख ली। दो मशीन हमारे पास अवेलेबल थी। प्रोडक्ट वन के कोरस्पॉन्डिंग मशीन वन 2 आवर्स ले रही थी टाइम, और मशीन टू 1 आवर्स लग रहा था, और रेवेन्यूज़ के रिस्पेक्टिवली $30 जनरेट हो रहे थे। इसी तरीके से प्रोडक्ट टू की हमने वैल्यूज पुट कर ली। लाइक यहाँ पे प्रोडक्ट टू का उसने कहा था कि 1 यूनिट रिक्वायर्स 1 आवर्स ऑन मशीन वन, तो मशीन वन की जगह यहाँ पे 1 आ गया। और मशीन टू पे उसने कहा था 3 आवर्स, तो हमने 3 पुट कर दिया, और 20 उसने रेवेन्यू कहा था कि जनरेट करेगी। तो यहाँ से हम इक्वेशंस बनाते हैं, यानी कि X1 हमने प्रोडक्ट वन लेट कर लिया और X2 हमने प्रोडक्ट टू लेट कर लिया। प्रोडक्ट टू को, सॉरी उल्टा बोल दिया, प्रोडक्ट वन को X1 लेट किया और प्रोडक्ट टू को X2 लेट कर लिया। मैक्सिमाइजेशन का केस बन रहा है। मैंने आपको कहा था कि रेवेन्यू है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था 30x1 प्लस 20x2 बनेगा, और इसको हमने मैक्सिमाइज करना होगा क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना है। अब प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू ठीक होगा मशीन वन के कोरस्पोंडिंग। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ ये भी गलती कर सकते हैं कि यहाँ से वो कह देंगे 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 30, ये वगैरह तो नहीं करना, लेकिन वो कुछ लोग इस तरीके से इक्वेशंस बना देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आपने दो प्रोडक्ट्स आपकी आउटपुट में आ रही है, यानी कि आप आपने लेट कर लिया X1 प्रोडक्ट वन, X2 प्रोडक्ट टू। अब हमारे ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये X1 X2 में डील हो रहे हैं, तो यानी कि हम कॉलम वाइज इक्वेशंस बना सकते हैं इनइक्वलिटीज, यानी कि 2x1 प्लस x2, x1 प्लस 3x2। तो इस तरीके से हमने जब मशीन वन के लिए ये मशीन वन के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी वो 2x1 किस तरीके से, ये कॉलम में देखें मशीन वन के कॉलम में 2x1, यहाँ पे x1 होगा ना प्रोडक्ट वन की जगह, तो 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8। क्यों किया लेस देन इक्वल टू 8? इसलिए किया कि उसने लास्ट स्टेटमेंट हमें बताई थी कि टोटल डेली प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल फॉर ईच मशीन, यानी कि मशीन वन और टू के लिए मैक्सिमम जो टाइम होगा वो 8 आवर्स होगा। इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू 8 किया है। और मशीन टू की जब इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगा X1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8। और इसके बाद हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो ये हमने लिख दिया X1 X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा मॉडल बन गया। अब हमारे पास जो ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये आते हैं फीसिबिलिटी रेंज। फीसिबिलिटी रेंज दो तरह की होती है, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दूसरी डिक्रीमेंट। तो वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्या मुराद है फीसिबिलिटी रेंज में। और है देन हमारे पास आता है ऑप्टिमलिटी रेंज, और ये क्या होती है, और डुअल प्राइस किस तरीके से निकालना, डुअल प्राइस को हम शेडो प्राइस भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट।
तो सबसे पहले डुअल प्राइस हम निकालते हैं ऑफ कांस्टेंट वन एंड इट्स फिजिबिलिटी रेंज भी इसकी निकालते हैं। सबसे पहला काम, हमने डुअल प्राइस निकालनी कांस्टेंट वन की, मैंने लेबलिंग कर दिया कांस्टेंट वन, कांस्टेंट टू। ओके, कांस्टेंट वन और टू मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हमने क्या करना है, डुअल प्राइस निकालने सिंपल, और फीसिबिलिटी रेंज और डुअल प्राइस इसी तरीके से निकलेगी। ये सारा सिनेरियो ये है, मतलब कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा था कि हमारी फीसिबिलिटी रेंज जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरह की हो सकती है। अगर उसने क्वेश्चन में आपको मेंशन किया कि इंक्रीमेंट केस है या डिक्रीमेंट का केस है, तो आपने फर्स्ट करेंगे इंक्रीमेंट केस का है। यहाँ पे इंक्रीमेंट केस मैंने यूज़ किया, यानी कि कांस्टेंट वन को उसने कहा था कि आपने डुअल प्राइस निकालनी है, या फीसिबिलिटी रेंज भी कह सकते हैं कांस्टेंट वन की निकालनी। तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे, आपने जिस कांस्टेंट का उसने कहा कि आपने डुअल प्राइस निकालनी है या फीसिबिलिटी रेंज निकालनी है डुअल प्राइस, तो हमने उसकी राइट हैंड साइड के अंदर वन इंक्रीमेंट कर देना। अब ये इंक्रीमेंट अगर उसने लिखा है कि इंक्रीमेंट का केस है, तो हमने वन इंक्रीमेंट कर देना। अदरवाइज अगर उसने डिक्रीमेंट लिखा तो हमने वन माइनस वन, इसमें से डिक्री 8 में से वन माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन इनइक्वलिटीज बनती डिक्रीमेंट के केस में, वहाँ पे यहाँ पे ये जहाँ पे 9 लिखा यहाँ पे 7 आ जाना था। तो हम ये इंक्रीमेंट से कर रहे हैं, तो लिहाजा 8 के अंदर प्लस वन किया तो हमारे पास ये 9 आ गया। बाकी एज इट इज टू एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 9, ये हमारे पास थर्ड कॉन्स्टेंट्स आ गई है, थर्ड कॉन्स्टेंट आ गया, ये बनाना लाजमी है। देन हमने क्या करना, तीन इक्वेशंस आ गए हमारे पास। हमने क्या किया कि इनके पॉइंट्स निकाले। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ये क्वेश्चन ग्राफ के बगैर हो नहीं सकता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। बाकी एक छोटी सी ट्रिक्स वगैरह हैं जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें हम ये है कि बाय इंस्पेक्शन हम बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो उससे ये होगा कि आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस आपके पास पेपर में टाइम कम है, इवन कि अगर आपके पास 5 मिनट है या 7 मिनट है, और आप देख रहे हैं कि भाई टू फेस का क्वेश्चन पूछा हुआ है या एम मेथड पूछा हुआ है, तो अब आप ये 5 से 6 मिनट के अंदर कर नहीं सकते उसको, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप उसको बाय इंस्पेक्शन करके बता दें कि यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, और बाकी रीजंस वगैरह वो सारे स्टेप्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, तो उसको लाजमी देखिएगा। इवन के मिड्स आने वाले हैं, तो उसमें आपको लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले ना हर लाइंस के ना पॉइंट्स निकाल लेने हैं। पॉइंट्स किस तरह निकालते थे, वही सेम प्रोसीजर है जो मैं काफ़ी लेक्चर से बताता हुआ आ रहा हूँ, पूरी वर्किंग शो करता हूँ। आज मैंने ना इसके अंदर सिर्फ टू द पॉइंट लिखे हैं। टू द पॉइंट मतलब कि डायरेक्ट मैंने निकाल के यहाँ पे मेंशन कर दिए। किस तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ कि आप x1 की जगह 0 पुट करें। सपोज करें कि ये इनइक्वलिटी नहीं है, इक्वल टू का साइन है। x1 की जगह 0 पुट किया, x2 8 आ गया, तो ये 0 8 आ गया। इस तरीके से x2 जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 4 आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसकी भी निकाल ली है और इसी की भी निकाल ली, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट आ गए तीन इक्वेशंस के। हमने अब क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ये इक्वेशन वन की लाइन आ गई, ये इक्वेशन टू की लाइन आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन वन इक्वेशन वो टू जो वो इक्वेशंस थी जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जो हमारे पास ओरिजिनल थी, क्वेश्चन में गिवन थी हमें। तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वो जी ओल्ड कहलाएगा। ठीक है, उसका जो ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा ना, जो जिस पॉइंट पे ऑप्टिमम सोल्यूशन दे रहा होगा, उसको हमने जी ओल्ड कहना है। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन की जो लाइन ड्रॉ किया वो ये है। अब ये देखें कि थर्ड इक्वेशन हमने किस इक्वेशन से बनाई थी, इक्वेशन वन से बनाई थी। ये जो थर्ड इक्वेशन हमने सिर्फ इसका राइट हैंड साइड में वन का इंक्रीमेंट किया, तो इसमें क्या होगा, ये लाइन हमेशा इस लाइन के पैरेलल आएगी। अगर पॉजिटिव इंक्रीमेंट प्लस वन किया तो वो उसके ऊपर आएगी। अगर इसका डिक्रीमेंट का केस होता है, यानी कि यहाँ पे 7 हो जाती, तो वो यहाँ पे नीचे लाई कर रही होती। अब ये देखें ना, ये मैंने रेड से शो की ये लाइन, ये मेरी वो है, वो लाइन है इक्वेशन थ्री की, जो इंक्रीमेंट करने के बाद आई थी राइट हैंड साइड में ऑफ इक्वेशन वन। तो ये देखें, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन थ्री है, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इक्वेशन टू को, इस वाली इक्वेशन को, वो हमारा पॉइंट जो होगा वो जी न्यू कहलाएगा। ठीक, उसको हमने जी न्यू लेबल कर लेना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब वो क्या कि डुअल प्राइस हमने निकाले हैं या फिजिबिलिटी रेंज निकाली कांस्टेंट वन की, तो यानी कि एक इक्वेशन वन आएगी, इक्वेशन टू जो ओरिजिनल हमें जितनी भी इक्वेशंस दी हैं वो आ जाएंगी,
और इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड में आ रहा था कि कॉन्स्टेंट वन में मतलब कि कॉन्स्टेंट वन इंक्रीमेंट का केस है तो हम इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड में वन का इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर डिक्रीमेंट का केस है तो इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड में हम वन का डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसके अलावा जितनी भी इक्वेशन है वो सारी फिक्स्ड रहेंगी, उनको नहीं छेड़ना। ये मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि ये फिक्स्ड रहेगी। इसका मैं आगे जाके आपको पॉइंट भी समझाऊंगा कि किस वजह से मैंने कहा था कि ये बात याद रखनी है और कहाँ पे ये हेल्प देगी आपको। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि जब इक्वेशन थ्री जहाँ पे ये फिक्स्ड वैल्यू फिक्स इक्वेशन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इक्वेशन टू को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसको हम जी न्यू का नाम दे देंगे। अब इनके पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। जी ओल्ड किस तरीके से निकालेंगे, आप देखें इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये देखें मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी किया हुआ है कि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। लाइक इक्वेशन टू को हमने -2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड कर दिया वन में, तो हमारे पास ये आंसर आया। x2 की वैल्यू 1.6 आ रही है, x1 की वैल्यू हमारे पास 3.2 आ रही है। और देन हमने जी ओल्ड जो पॉइंट आएगा वो है हमारा 3.2 1.6। हमने इसको क्या करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ये था 30x1 प्लस 20x2। इसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमारे पास जी ओल्ड की वैल्यू आ गई 128। ओके, अब हमने जी न्यू का पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि इक्वेशन थ्री और इक्वेशन टू का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इक्वेशन टू और थ्री को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से टू से मल्टीप्लाई करके हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 1.4 और x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.8। तो जी न्यू हमारे पास आ गया 3.8 1.4। सिंपल इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया था, जो था हमारे पास 30x1 प्लस 20x2। वैल्यूज पुट की ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास आ गया 142। अब डुअल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, डुअल प्राइस का फॉर्मूला होता है जी न्यू माइनस जी ओल्ड डिवाइडेड बाय जितने जो इक्वेशन हमारे पास न्यू बन के आई थी जिसमें हमने राइट हैंड साइड में इंक्रीमेंट किया था, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू जिसमें हमने इंक्रीमेंट किया था। ये हमेशा वन ही रहेगा, ये आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा वन ही होगा। मैं बताने के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज कहाँ से आई है। लाइक ये देखें ना, ये इक्वेशन थी, इसके राइट हैंड साइड पे 8 है, इसके अंदर हमने 1 का इंक्रीमेंट करके 9 बनाया, तो ये 9 माइनस 8 किया हुआ है। जी न्यू माइनस जी ओल्ड डिवाइड बाय 9 माइनस 8। इसी तरीके से जरूरी नहीं और भी वैल्यू होंगी, लेकिन हमेशा डिफरेंस नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा। वो लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। तो ये आपको क्लियर होगा कि फार्मूले में ये वैल्यूज कहाँ से आई। तो जी न्यू हमने कैलकुलेट किया 142 माइनस कर दिया जी ओल्ड 128, तो ये आ गया $14 पर आवर। तो ये क्या बताएगा, डुअल प्राइस हमें बताएगा कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो हमारी जो प्राइस है उसमें कितने का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। सपोज करें कि अगर हमारी रेंज है 0 से 14 और हम 8 पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, अगर मैं 8 से एक और बढ़ाता हूँ, एडिशन करता हूँ, तो 9 पे चला जाता हूँ, तो यानी कि मेरी जो कॉस्ट फर्स्ट करें 40 थी वो $54 हो जाएगी, उसके अंदर 14 ऐड हो जाएगा। अगर इसी तरीके से 8 से मैं 7 पे जाता हूँ तो उसमें से हमने $14 माइनस कर देने हैं। तो ये डुअल प्राइस हमें ये चीज़ बता रही है। अब फीसिबिलिटी रेंज क्या बताती है, वो बताती है कि ये जो प्राइस है ना, ये कितनी मतलब कि रेंज में वैलिड है, कि उसकी प्राइस ये फिक्स रहेगी, उसके बाद हमें नहीं पता कि आगे पीछे हो सकती है डुअल प्राइस। तो वो रेंज, अब उसको हम कहते हैं फीसिबिलिटी रेंज। अब वो किस तरीके से निकालनी है, हमने सिंपल क्या करना होता है, मैंने आपको कहा था कि हमने देखना कि ये इक्वेशन है और इंक्रीमेंट करके हमने यानी कि इसमें इक्वेशन में चेंज किया, हमारे पास ये इक्वेशन है फिक्स्ड, इक्वेशन टू फिक्स्ड है। हमने क्या करना, ये हिंट में दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ग्राफ से देख के। कुछ बच्चे पॉइंट ले लेंगे, एक ये ले लेंगे इक्वेशन टू का और एक ये ले लेंगे इक्वेशन थ्री का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये चीज़, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये पहले हमारे पास शेडेड रीजन ये था। अगर जो न्यू इक्वेशन बनाई थी उसके देखें तो ये एक और शेडेड रीजन आ रहा है हमारे पास, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत है। हमारी जो रेंज लाई करेगी ना वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगी। अब इसका मैं हिंट बता रहा हूँ, एक टेक्निकल पॉइंट ये याद रखना, तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। वो ये है कि जिस इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं ना उसको छोड़ देना, यानी कि जो इक्वेशन हमने फिक्स्ड रखी हुई है, यानी कि ये देखे ना कि ये इक्वेशन हमारी फिक्स्ड थी, इसमें चेंज नहीं आना था, और इसकी जो लाइन है ना वो देखें कि यही है, और इसके जो पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि 0, 8/3 और 8,0, इनको हमने पुट करना है
उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जिसके अंदर हमने चेंज किया था। राइट हैंड साइड को हमने इग्नोर कर देना, हमें बस ये इससे मतलब है, क्योंकि इसमें चेंज करके यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड में फ़र्क आता है बस। तो हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है, दोनों पॉइंट्स बारी बारी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने क्या कहा है, ये कहा है कि जो इक्वेशन हमने फिक्स्ड रखी हुई थी उसमें, उसके जो पॉइंट्स है ना, उस लाइन के जो पॉइंट्स हैं, उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना है, पुट करना है x1 x2 की जगह पे उस इक्वेशन की जिसकी हम फीसिबिलिटी रेंज निकालें। हम इक्वेशन 1 की फीसिबिलिटी रेंज निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डुअल प्राइस एंड फीसिबिलिटी रेंज ऑफ कांस्टेंट 1। ठीक है, इसका मतलब कांस्टेंट 2 जो हमारे साथ क्वेश्चन में दी थी वो फिक्स्ड रहेगी। तो यहाँ पे ये तो डुअल प्राइस निकाल दी। अब फीसिबिलिटी रेंज ऑफ कांस्टेंट 1, जो मैंने चीज़ें अभी आपको बोल के बताई हैं वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये रीड कर लेंगे। वही है, एज वी चेंज द कांस्टेंट 1 ऑलवेज रिमेंबर्स टेक्स पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन विच डज नॉट चेंज, लाइक यानी कि इन दिस वी चेंज राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट 1 बट कांस्टेंट 2 रिमेन्स सेम फिक्स्ड, सो वी टेक द पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट 2। यानी कि इक्वेशन, उस इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं, जिस दो पॉइंट्स जो बन रहे हैं उनको हम ले लेंगे और उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट 1। अब ये थे 8,0 एंड 0,8/3। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट 1 थी 2x1 + x2। पहले हमने ये पॉइंट पुट किया था, हमारे पास 16 आवर्स आ गया। सेकंड में हमने ये वाला पॉइंट पुट किया इसके अंदर, तो हमारे पास 2.67 आवर्स आ गए। अब रेंज क्या, मशीन 1 की कैपेसिटी रेंज जो होगी वो 2.67 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और लेस देन इक्वल टू 16 होगी। ये क्या आवर्स बता रहे हैं। अब यहाँ से ये है कि इस रेंज के अंदर हमारी जो डुअल प्राइस है 14 पर आवर्स, ये वैलिड है। यानी कि सपोज करेंगे 2.67 से लेकर 16 तक हम 10 पॉइंट पे लाई कर रहे हैं एक, और वहाँ पे हमारे पास जो प्राइस आ रही है वो 50 है। अगर मैं 10 से 1 इंक्रीमेंट करता हूँ तो मैं उसके अंदर $14 ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से 10 में से अगर मैं 9 पे चला जाता हूँ, यानी कि 1 घंटा कम कर देता हूँ, तो $14 उसमें से कम हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से फर्ज करें कि मैं 16 से ज़्यादा पे चला जाता हूँ, 17 आवर्स काम मशीन से वर्क करता हूँ मशीन 1 पे, तो उस पे मैं नहीं कह सकता कि मैं 14 आवर्स का एडिशन करूँगा, उस दर जाके वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये फिजिबिलिटी रेंज ये बताती है कि हमारी जो डुअल प्राइस है वो किस रेंज के अंदर वैलिड है। और दूसरी बात ये कि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे समझते हैं कि जो डुअल प्राइस आई है ना वो हमेशा, यानी कि फर्स्ट करें इसके अंदर तो आगे $14, तो वो इस रेंज के अंदर आ रही है, यानी कि 2.67 से 16 तक। तो वो बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई हमेशा डुअल प्राइस इस रेंज के अंदर आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो वो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट। आप इवन कि यहाँ पे मेरी हो सकता था डुअल प्राइस आती 1, तो फर्स्ट करें डुअल प्राइस आ जाती 1, तो मेरी रेंज ये आ जाती, तो वो इसमें लाइन नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। उसका मतलब ये है कि भाई अगर हम 8 आवर्स अगर एक मशीन से ले रहे हैं, उसके अंदर अगर हम 1 आवर्स एडिशन कर देते हैं, 9 आवर्स पे चले जाते हैं, तो उस 8 आवर्स पे अगर वो $50 जनरेट कर रही थी, तो वो 9 आवर्स पे वो $51 जनरेट करेगी। ये मतलब होता है इसका। अब सिमिलरली वी डू फॉर कंस्ट्रेंट 2, मैंने ये खुद नहीं की, ये आप खुद करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेम वही चीज़ है, उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लाइक अब कॉन्स्टेंट 2 को हमने करना ना, डुअल प्राइस ऑफ एंड फीसिबिलिटी रेंज निकालनी कॉन्स्टेंट 2 की। वो क्या करेंगे हम, कॉन्स्टेंट 2 ये रही, पहली दो इक्वेशंस तो क्वेश्चन से हम सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को हम फिक्स कर देंगे, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट केस से करवाया हुआ क्वेश्चन, इस वजह से उसके अंदर यानी कि वो हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, यानी कि हमारे पास इक्वेशन 3, इसको इग्नोर करें आप। कॉन्स्टेंट 2 के लिए थर्ड इक्वेशन बन जाएगी x1 + 3x2 ≤ 9। फिर उसके लिहाज से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो है इक्वेशन 2 के पैरेलल आएगा। तो ये है इक्वेशन 2 की लाइन, तो वो जो थर्ड इक्वेशन की लाइन बनेगी वो यहाँ पे कहीं करके बनेगी, इसके पैरेलल होगी, सिंपल। तो ये जो हमारा जी ओल्ड तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, जी न्यू चेंज हो जाएगा। वो आ जाएगा यहाँ कहीं पे, क्योंकि यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो फिर वो ही हम वैल्यू कंप्यूट करेंगे, दोनों की पॉइंट्स निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे और डुअल प्राइस की वैल्यू निकालेंगे, और फीसिबिलिटी रेंज में सेम वही करेंगे कि फीसिबिलिटी रेंज किस तरह निकलेगी। मैंने कहा था कि जो इक्वेशन फिक्स्ड होगी उसके जो पॉइंट हो गए। अब कॉन्स्टेंट 2 के लिए हमने इस वाली इक्वेशन को फिक्स किया था, तो इसके पॉइंट है 0,840, इसको हम पुट कर देंगे
इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर फीसिबिलिटी रेंज आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दी दोनों कॉन्स्टेंट्स की किस तरह निकालेंगे। कॉन्स्टेंट 2 की आप खुद निकालिएगा तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है ऑप्टिमलिटी रेंज। ऑप्टिमलिटी रेंज क्या होती है कि इसके अंदर हमने सारी इक्वेशंस को डील करना होता है। लाइक ओरिजिनल क्वेश्चन में जाना है हमारे पास, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, हमारे पास दो कांस्टेंट है। सिंपल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं लेना आपने, हमारे पास दो कांस्टेंट है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको हमने लेके ऑप्टिमलिटी रेंज निकाल लिया। ये हमें क्या बताएगा कि हमारा जो जी का सोल्यूशन है वो किस रेंज के अंदर ऑप्टिमल रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया एज इट इज़। ऑप्टिमली ये इक्वेशन 1 लिख दी, ये इक्वेशन 2 लिख दी। अब हमने क्या करना होता है, ऑप्टिमलिटी रेंज के अंदर हमने रेशियो निकालनी होती है C1/C2। तो C1/C2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड में मैंने दिखाई हुई है। C1x1 + C2x2 लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट C3 उसको क्या देते हैं। तो हमारी रेशियो क्या होगी C1/C2, हमने ये रेशियो निकालनी है। तो यहाँ से जो रेशियो निकलेगी इक्वेशन 1 की C1/2, तो वो होगी 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से जो हमने रेशियो निकाली है वो निकलेगी 1/3। और हमने क्या देना कि C1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1/3, लेस देन इक्वल टू होगी 2। ठीक है। ये तो था कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई थी। फर्स्ट करेंगे हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी होती, क्वेश्चन के अंदर हमें तीन कॉन्स्टेंट दिए होते। तो हमने तब क्या करना था, हमने सिंपल वही करना था, इक्वेशन 1 की रेशियो निकालनी थी, इक्वेशन 2 की निकालनी थी, इक्वेशन 3 की निकालनी थी। फिर हमने उन तीनों को कंपेयर करना था कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे मैक्सिमम कौन सी है। तो फिर हमने उसके अंदर डिफाइन कर देना था कि ये इस C1/C2 की रेंज यहाँ से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम यहाँ तक होगी। ठीक है, ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो C1x1 + C2x2 होती है। ओके, तो आप ये यहाँ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ बुक से भी, ये बुक में था डिस्कस किया हुआ, कहाँ पे है। ऑप्टिमलिटी रेंज, हाँ ये रहा। यहाँ पे उसने कहा कि डिटरमाइन द रेंजेस फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट है यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, C1 और C2 की रेंज आपने बतानी है। डेट विल कीप द ऑप्टिमम सोल्यूशन अनचेंज एट C। यानी कि फर्स्ट करेंगे आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन पॉइंट C बना, ऑप्टिमम पॉइंट C है जिसपे ये मैक्सिमाइज दे रहा है। तो वो आपने बताना है कि रेंज बतानी है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक C1 या C2 की वैल्यू रहेगी। तो हमारा जो ऑप्टिमम सोल्यूशन का पॉइंट रहेगा वो सी रहेगा, सी से हम दूसरे पॉइंट पे मूव नहीं कर सकते। लाइक मतलब कि ग्राफ के अंदर यहाँ पे देखेंगे ये सी है ये बी है, तो यानी कि हमने वो रेंज बतानी है C1 C2 की कि हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन इस पॉइंट पे ही रहे, यानी कि यहाँ पे मूव ना कर जाए या यहाँ पे मूव ना कर जाए, वो बतानी। ठीक है, उसके बारे में यानी कि उसने वही दोनों लाइंस के लिए रेशियो उसने कंप्यूट कर लिया। उसने कहा कि C1/C2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1/3, लेस देन इक्वल टू होगी 2, जो कि मैंने यहाँ पे करके आपको बताया। ठीक है, उसके बाद ये आपने लिख दिया। अब वो आपको आगे से वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकता है कि लाइक C2 की वैल्यू अगर हम फिक्स कर दें इसके अंदर, सपोज करें कि हमारा ये जो मैक्सिमाइजेशन है जी है उसमें C2 का कोएफिशिएंट है 5। तो हमने क्या करना, सिंपल C2 की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट की इसमें, तो C1 की हमारे पास रेंज आ जाएगी 5/3 से लेकर 10 तक। तो ये बता रही है कि भाई C2 की वैल्यू तो हमने 5 फिक्स कर दी है और C1 की जो वैल्यू है वो 5/3 से 10 तक हो सकती है। तब जाके हमारा जो पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट आएंगे यानी कि C1 के 5/2 से लेकर 5/2 ही था ना, हाँ 5/3 से लेकर, सॉरी 5/3 से लेकर 10 तक वैल्यू हो सकती है, लेकिन C2 की वैल्यू 5 रहेगी। तो तब हमारा सोल्यूशन सी पे ऑप्टिमम, जो ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा ना वो हमेशा सी पॉइंट पे आएगा। इस रेंज के बाहर अगर हम जाते हैं ना, C1 की अगर C1 की वैल्यू हम इस रेंज के अलावा पुट करते हैं तो तब हम इस बात की गारंटी नहीं कर सकते कि हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हमारा पॉइंट सी पर ही लाई करेगा। ये यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ही लाई करेगा, हो सकता है वो इस लाइन पे आगे कहीं मूव कर जाए, यानी कि ये इक्वेशन रोटेट हो सकती है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो जाए तो वो हो सकता है वो सी से कहीं और मूव कर जाए, तब हमारी गारंटी नहीं होगी। ये ऑप्टिमलिटी रेंज हमें बता रही होती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें ऑप्टिमलिटी रेंज डिस्कस कर दी मैंने, फिजिबिलिटी रेंज बता दी है किस तरीके से निकालते हैं, डुअल प्राइस बता दिए, इनके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि इनका क्या क्या मतलब होता है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। और बाकी ये कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके अंदर शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा, शॉर्टकट वगैरह के आप किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी वर्किंग। ये सारे स्टेप किए बगैर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। इवन कि आप ये, मैंने आपको कहा था कि ये जो है हम डुअल प्राइस वगैरह निकाल रहे होते हैं और फिजिबिलिटी रेंज, ये डुअल प्राइस हम ग्राफ के बगैर कर नहीं सकते, तो लेकिन हम कर सकते हैं ये ये सारी चीज़ें ना ग्राफ बगैर, यानी कि आपको ग्राफ बनाए बगैर आप बता सकते हैं कि भाई डुअल प्राइस क्या होगी इसकी, और ये सारा सीन तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।